140 करोड़ लोगों का हमारा देश। जरा एक पल के लिए इस बहुत बड़ी संख्या के बारे में सोचिए। ये सच में एक विशाल आंकड़ा है। बिल्कुल, इतनी बड़ी आबादी, इतनी अलग अलग भाषाएं, खान पान, रहन सहन और उससे भी ज्यादा अलग अलग जरूरतें हैं लोगों की। सही बात है। तो क्या इतने बड़े और जटिल देश को सिर्फ कुछ अच्छे विचारों या कहें कि भाषणों और महान आदर्शों के सहारे चलाया जा सकता है? मुझे नहीं लगता कि सिर्फ आदर्शों से जमीनी काम हो सकता है। एकदम सही। इसका सीधा सा जवाब है नहीं। एक देश को, खासकर एक लोकतांत्रिक देश को चलाने के लिए एक बेहद मजबूत, स्पष्ट और एक निष्पक्ष व्यवस्था की जरूरत होती है। और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का मकसद कोई पॉलिटिकल साइंस की क्लास लगाना या कुछ अनुच्छेदों को रटवाना बिल्कुल नहीं है। हाँ, रटने से तो कोई फायदा भी नहीं है। बिल्कुल। आज हम उस बुनियादी साइंस को डिकोड करने वाले हैं जो इस देश के हर आम नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है। आज हमारे पास इंडियन पॉलिटी मास्टर क्लास के कुछ बेहद महत्वपूर्ण नोट्स और दस्तावेज हैं, जो कि बहुत ही गहराई से तैयार किए गए हैं। हाँ, और आज का हमारा मिशन यही है कि हम समझें कि कैसे एक अकेली किताब पूरे देश को दिशा देती है, एक लोकतांत्रिक समाज की नींव रखती है और कैसे ये हमारे रोजमर्रा के जीवन को तय करती है। चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। और यही बात इस विषय को इतना दिलचस्प भी बनाती है। देखिए, अक्सर जब हम राजव्यवस्था या पॉलिटी या फिर संविधान जैसे भारी भरकम शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये बस वकीलों की बातें हैं। बिल्कुल, हमें लगता है कि ये वकीलों, जजों या राजनेताओं की दुनिया की बातें हैं। हमारा दिमाग सीधे अदालतों के कमरों या संसद भवन तक चला जाता है। उनसे लेकर देश के सबसे बड़े पद पर बैठे व्यक्ति तक सबके लिए नियम क्या होंगे। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से ही शुरू करते हैं। मैं अक्सर सोचता था कि संविधान आखिर है क्या? क्या ये बस कानूनों की एक मोटी सी रूल बुक है? ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। हाँ, लेकिन अगर हम इस शब्द को ही तोड़कर देखें तो ये समग्र विधान से मिलकर बना है। सम मतलब समान और विधान मतलब कानून, यानी एक ऐसा ढांचा जो हर नागरिक के लिए एक समान कानून की गारंटी देता है। बिल्कुल। और आज जो नोट्स हम खंगाल रहे हैं उनमें इंटरनेट के अधिकार का एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो उदाहरण समानता के इस पूरे फंडे को बहुत ही व्यवहारिक तरीके से समझाता है। तो अगर आप उसे थोड़ा और विस्तार से बताएं। जरूर। देखिए, संविधान का मूल विचार ये है कि इंटरनेट का अधिकार, जो कि आज की दुनिया में एक बुनियादी जरूरत बन गया है, सभी के लिए बराबर होना चाहिए। मान लीजिए समाज में 3 लोग हैं, ए, बी और सी। ऐसा नहीं हो सकता कि सिस्टम ए को तो इंटरनेट इस्तेमाल करने की पूरी छूट दे दे, लेकिन बी या सी का इंटरनेट बिना किसी वजह के काट दे। मतलब कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं चलेगा यहाँ? बिल्कुल नहीं। समानता ही संविधान की आत्मा है। अब ऐसा भी नहीं है कि सरकार कभी इंटरनेट बंद ही नहीं कर सकती। हाँ, कभी कभी तो करना पड़ता है। बिल्कुल। जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा का गंभीर मुद्दा हो या कहीं दंगे भड़कने का खतरा हो, तो सरकार इंटरनेट पर पाबंदी लगा सकती है। लेकिन यहाँ कैच ये है कि वो पाबंदी किसी एक विशेष व्यक्ति या समुदाय के लिए नहीं होगी। जब पाबंदी लगेगी तो वो ए, बी और सी तीनों के लिए समान रूप से लागू होगी। ये लॉजिक तो समझ में आता है, लेकिन हम यहीं पर एक और शब्द एंट्री मारता है, राजव्यवस्था यानी पॉलिटी। लोग अक्सर इन दोनों को एक ही मान लेते हैं, जो कि एक बहुत आम गलतफहमी है। हाँ, ये दोनों अलग हैं। मुझे ये एक एनालॉजी की तरह लगता है। जैसे मान लीजिए आप बाजार से एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सी अलमारी खरीद कर लाते हैं, जिसके साथ एक मैनुअल या दिशा निर्देशों की किताब मिलती है। वो मैनुअल आपको बता रहा है कि अलमारी कैसे बनेगी, कौन सा पेच कहाँ लगेगा, लेकिन वो किताब खुद उठकर तो पेच नहीं कस सकती ना। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये। किताब खुद कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल। उस अलमारी को बनाने के लिए आपको औजारों की जरूरत होगी, एक जिंदा इंसान की जरूरत होगी जो उस मैनुअल को पढ़े और जमीन पे काम करे। ठीक इसी तरह संविधान हमारा वो मैनुअल है, वो एक दिशा दिखाने वाली पुस्तक है, वो नक्शा है जो हमें बताता है कि हमें कैसा देश बनाना है। और राजव्यवस्था वो पूरा जीवित तंत्र है, वो वाहन है जो हमें उस दिशा में आगे ले जाता है। यानी जो जमीन पर काम करता है। हाँ, राजव्यवस्था का काम ये सुनिश्चित करना है कि संविधान में लिखी गई बातें सिर्फ कागजों पर न रह जाएं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। तो चलिए इस सिद्धांत बनाम व्यवहार वाले हिस्से को थोड़ा और कुरेदते हैं। हम बात करते हैं कानून कैसे काम करता है। ये बहुत जरूरी पहलू है। संविधान का अनुच्छेद 17 कहता है
कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत होगा। ये पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। बिल्कुल। लेकिन जमीनी हकीकत हम सब जानते हैं। अगर कोई इस सिद्धांत को मानने से साफ इनकार कर दे और कहे कि मैं तो इस किताब को नहीं मानता, तो वो किताब तो आकर उसे रोकेगी नहीं। फिर क्या होता है? यहीं पर आपका वो औजार यानी राज व्यवस्था हरकत में आती है। जब कोई संविधान के सिद्धांत का उल्लंघन करता है तो उसे लागू करवाने की जिम्मेदारी इस राज व्यवस्था की होती है। अनुच्छेद 17 के इस सिद्धांत को हकीकत बनाने के लिए हमारी संसद ने एक कानून पास किया, जिसे हम सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं। हाँ, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। और मजेदार बात यह है कि हमारे नोट्स के मुताबिक इस कानून के तहत जो प्रावधान हैं वो बहुत ही विशिष्ट और सख्त हैं। बिल्कुल। इसके तहत छुआछूत का पालन करने पर सजा का प्रावधान किया गया। हाँ, अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे 1 से 6 महीने तक की जेल हो सकती है या 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि संविधान ने नियम बनाया, उसने बस एक लाइन खींच दी, लेकिन उसे एक अपराध घोषित करने का काम और उसे जमीन पर लागू करने का काम राज व्यवस्था ने किया, जिसमें संसद और न्यायालय दोनों शामिल हैं। ये तालमेल वाकई कमाल का है। अच्छा, अब मैं एक ऐसे मुद्दे पर आना चाहता हूँ जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। मैं समझ रही हूँ आप किस तरफ जा रहे हैं। जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो अक्सर बोलने की आजादी की बात होती है, लेकिन संविधान का अनुच्छेद 21 जो हमें सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार देता है, यानी राइट टू लाइफ, हाँ, उसमें सोने का अधिकार यानी राइट टू स्लीप भी शामिल है। आपको ये सुनकर पूछ सकता है कि क्या मतलब? ये थोड़ा अजीब लग सकता है सुनने में। हाँ, मतलब अगर मेरे पड़ोस में रात को कोई जोर से म्यूजिक बजा रहा है तो क्या मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊं? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। देखिए, अगर आपका पड़ोसी म्यूजिक बजा रहा है तो वो एक परेशानी का मामला है जिसे लोकल पुलिस हैंडल करेगी। मौलिक अधिकार आमतौर पर राज्य या सरकार के खिलाफ होते हैं। इसे समझने के लिए हमें 4 जून 2011 के रामलीला मैदान कांड को देखना होगा। ओह हाँ, मुझे वो घटना अच्छी तरह याद है। आधी रात का वक्त था और दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी भीड़ शांतिपूर्ण तरीके से सो रही थी। और तभी अचानक पुलिस ने उन सोते हुए लोगों पर आधी रात को कार्रवाई शुरू कर दी। बिल्कुल। अब सोचिए, जब राज्य की पुलिस आधी रात को शांतिपूर्ण नींद में खलल डालती है तो ये सीधे तौर पर अधिकारों का हनन है। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो कोर्ट का नजरिया बहुत स्पष्ट था। कोर्ट ने इसे पूरी तरह अनुचित माना था ना? हाँ, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक इंसान की नींद कोई विलासिता नहीं है। शांतिपूर्ण नींद में खलल डालना सीधे तौर पर अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। ये वाकई साबित करता है कि सिर्फ जिंदा रहना ही काफी नहीं है, सम्मान भी जरूरी है। एकदम सही। और ये भी साबित करता है कि जब भी राज्य अधिकारों का हनन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय रक्षक बनकर सामने आता है। ये बहुत ही शक्तिशाली बात है। लेकिन इस पूरी व्यवस्था को, इस बड़ी सी मशीनरी को सुचारू रूप से चलाते कौन है? इसे चलाने के लिए एक पूरा संस्थागत तंत्र है। इस ढांचे को हम मुख्य रूप से 3 स्तंभों में बांट सकते हैं। 3 मुख्य दिशाएं, राइट? हाँ, पहला है संसद, जिसका काम है कानून का निर्माण करना। दूसरा है न्यायालय, जो न्याय और दंड का काम देखता है। और तीसरा सबसे अहम हिस्सा है संस्थागत तंत्र या इंस्टीट्यूशंस। इन संस्थाओं के प्रकार को लेकर हमारे स्रोत में बहुत गहरी चर्चा की गई है, जैसे कि संवैधानिक संस्थाएं या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। बिल्कुल, ये अत्यंत शक्तिशाली और स्वतंत्र होती हैं, क्योंकि इनका जिक्र मूल संविधान में ही किया गया है। हाँ, इनकी ताकत सीधे संविधान से आती है। जैसे कि संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण के लिए वित्त आयोग बनाया गया है, और निष्पक्ष चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग, जिसका जिक्र अनुच्छेद 324 से 329 के तहत किया गया है। सोचिए, अगर चुनाव करवाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से सरकार के हाथ में होती तो निष्पक्षता कैसे आती? वो तो फिर अपने हिसाब से चुनाव करवा दे। बिल्कुल, इसीलिए निर्वाचन आयोग को संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया। अब इसी के उलट निष्पक्ष रूप से अगर हम स्रोतों के हवाले से बात करें तो कुछ असंवैधानिक संस्थाएं भी हैं। एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। हाँ, ये वो संगठन है जो संविधान का खुलेआम उल्लंघन करते हैं और हथियारों के बल पर पूरे सिस्टम को चुनौती देते हैं। और ये किसी भी लोकतांत्रिक ढांचे के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वैचारिक स्तर पर देखें तो माओवाद इसका एक बड़ा उदाहरण है, जो कि चीन के माओ जेडोंग की विचारधारा से प्रेरित है। हाँ, उनका वही प्रसिद्ध विचार की सत्ता बंदूक की नली से निकलती है।
भारत में इसी से प्रेरित होकर नक्सलवाद की शुरुआत हुई। जो नोट्स के मुताबिक 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सल बाड़ी गांव से शुरू हुआ था। बिल्कुल। और इसके शुरुआती नेतृत्व में चारू मजूमदार और कानू सान्याल जैसे लोग शामिल थे। जाहिर है कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था हथियारों के बल पर होने वाली चुनौती को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। इन पर लगाम कसने के लिए कानूनी कार्रवाई की जरूरत पड़ती है। और यहीं पर संसद ने काम किया। संसद ने ऐसे संगठनों से निपटने के लिए UAPA पास किया, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। सही कहा। और इस कानून की धारा 3 के तहत सरकार को ये शक्ति मिलती है कि वो राष्ट्र विरोधी संगठनों को आधिकारिक रूप से बैन कर सके। ये तो हो गई उन संस्थाओं की बात जो मूल रूप से मौजूद थीं या जो सीधे खिलाफ थीं। लेकिन विकास के साथ समाज में नई चुनौतियां भी तो आती हैं। बिल्कुल आती हैं। और इसीलिए हमारे पास गैर संवैधानिक संस्थाएं या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का ढांचा है। मतलब ये वो संस्थाएं हैं जो संविधान के खिलाफ नहीं है, बस उनका जिक्र मूल किताब में नहीं था। एकदम सही। ये समय और विकास की नई जरूरतों के लिए बनाई गई हैं। इन्हें मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला है कार्यकारी संस्थाएं या एग्जीक्यूटिव बॉडीज, जिन्हें बिना संसद के बस मंत्रिमंडल की सलाह पर बना दिया जाता है। हाँ, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है नीति आयोग, जो 2015 में बना था, जिसने 1950 के पुराने योजना आयोग की जगह ली थी। बिल्कुल। और दूसरी श्रेणी है सांविधिक संस्थाएं यानी स्टैट्यूटरी बॉडीज। ये वो संस्थाएं हैं जिन्हें बाकायदा संसद के अधिनियम या एक्ट द्वारा निर्मित किया जाता है। हाँ, जैसे 1990 में बना राष्ट्रीय महिला आयोग या NCW और 2005 में बना केंद्रीय सूचना आयोग यानी CIC। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था 1993 में बना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC। NHRC का रोल हमारे देश में बहुत अहम है। और यही बात मुझे इस सवाल पर लाती है कि समाज पर इस पूरे ढांचे का प्रभाव क्या है। हमें आखिर इस संविधान की आवश्यकता क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है निर्णय लेने की शक्ति और सत्ता पर सीमाएं लगाना। राजतंत्र में सारी शक्ति एक राजा के पास होती है, लेकिन लोकतंत्र में यह शक्ति जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों यानी संसद के पास होती है। यह व्यवस्था तानाशाही को रोकती है। और इसका सबसे मजबूत सुरक्षा कवच हमें आपातकाल या इमरजेंसी के संदर्भ में देखने को मिलता है। बिल्कुल। यह सबसे अहम तथ्य है कि यदि चुनी हुई सरकार कोई अन्यायपूर्ण कानून बनाए तो मौलिक अधिकार उसे रोकते हैं। हमारे दस्तावेज बताते हैं कि 44वें संविधान संशोधन, जो कि 1978 में हुआ था, उसके तहत ये पक्का किया गया कि आपातकाल के दौरान भी कुछ अधिकारों को नहीं छीना जा सकता। हाँ, अनुच्छेद 20 जो दोष सिद्धि में संरक्षण देता है और अनुच्छेद 21 यानी जीवन का अधिकार, इन्हें आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। ये वाकई एक बहुत बड़ी गारंटी है और ये सब अंततः एक न्यायपूर्ण समाज या जस्ट सोसाइटी बनाने की दिशा में काम करता है। सही कहा आपने। इस न्यायपूर्ण समाज के संदर्भ में मेरे पास 2 ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें पढ़कर सच में मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो उदाहरण हमें दिखाते हैं कि जब सिस्टम काम करता है तो कैसे करता है और जब फेल होता है तो क्या होता है। बिल्कुल। पहला उदाहरण है 1982 के एशियाई खेलों का। उस समय बहुत बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य हो रहा था। हाँ, और जो मजदूर वहां काम कर रहे थे उन्हें न्यूनतम मजदूरी तक नहीं दी जा रही थी। तब न्यायपालिका ने हस्तक्षेप किया और स्पष्ट किया कि ये सिर्फ कम पैसे देने का मामला नहीं है, ये शोषण है। कोर्ट ने उन मजदूरों को उनका हक दिलाया। और दूसरा मामला मच्छल लालुंग का है, जो कि बहुत ही दुखद है। बहुत ही खौफनाक है। असम के रहने वाले मच्छल लालुंग को 1951 में गिरफ्तार किया गया था। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 23 वर्ष थी। और आरोप भी बहुत मामूली मारपीट का था। हाँ, और सबसे डरावनी बात यह है कि बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी ट्रायल के वो व्यक्ति 54 वर्षों तक जेल में रहा। 54 साल! एक इंसान की पूरी जिंदगी जेल की चारदीवारी में खत्म हो गई। और अंततः 2005 में जब मानवाधिकार आयोग यानी NHRC ने इस मामले में हस्तक्षेप किया, तब जाकर उन्हें रिहा किया गया। उस समय वो 77 साल के बुजुर्ग हो चुके थे। ये मामला दिखाता है कि हमें NHRC जैसी संस्थाओं की कितनी जरूरत है। वाकई। तो अगर हम इस पूरे चर्चा को समेटें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि संविधान कोई जड़ दस्तावेज या डेड डॉक्यूमेंट नहीं है। ये महज पन्नों का समूह नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये हर नागरिक की एक जीवंत ढाल या लिविंग शील्ड है। और हमारी राज व्यवस्था की पूरी मशीनरी, संसद से लेकर न्यायपालिका और तमाम संस्थाओं तक, ये सुनिश्चित करती है कि ये ढाल कभी कमजोर ना पड़े। एकदम सही।
समय के साथ ये ढाल और मजबूत होती गई है। आज की इस विस्तृत चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं हमारे श्रोताओं के लिए एक विचारोत्तेजक सवाल छोड़ना चाहता हूं। ये बहुत जरूरी है कि हम भविष्य के बारे में भी सोचें। हाँ, हमने देखा कि कैसे समाज की नई ज़रूरतों के हिसाब से संविधान और राज्य व्यवस्था ने मानवाधिकार आयोग या सूचना आयोग जैसी नई संस्थाओं को जन्म दिया। अब जरा सोचिए, आज के इस तेजी से बदलते डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में जहां हमारी निजता और हमारे विचार लगातार ऑनलाइन ट्रैक हो रहे हैं, जो कि आज की सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। भविष्य में हमारे शांति से जीने या उसी सोने के अधिकार को बचाने के लिए कैसी नई संस्थाओं या कानूनों की आवश्यकता होगी? ये सोचने वाली बात है। क्या हमारा मौजूदा ढांचा इस अदृश्य डिजिटल दुनिया की तानाशाही को रोकने के लिए पूरी तरह तैयार है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।